ठीक, भोजन, रासायनिक पदार्थ और भवन निर्माण। तो भोजन में जीवों को जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी पदार्थ है पानी, यानी कि जल। इसका रासायनिक सूत्र है H2O। इसी तरीके से अगर हम भोजन को खाने में स्वादिष्ट बनाएं, तो स्वादिष्ट बनाने के लिए हम अपने भोजन में नमक का यूज करते हैं, नमक का उपयोग करते हैं। यार इस नमक का जो है सूत्र होता है NaCl। इसी तरीके से अगर हमको चाय पीनी है, जो कि लगभग सभी लोग, कुछ लोग नहीं पीते, बाकी सब चाय बनाकर पीते हैं, या फिर शक्कर का किसी न किसी दूसरे तरीके से यूज करके तो खाते ही हैं शक्कर को। तो मीठा अगर हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं शक्कर। और शक्कर का अगर हम रासायनिक सूत्र की बात करें तो यह होता है C12H22O11। O11। तो इस तरीके से बहुत सारे पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम रसायन से भोजन के रूप में करते हैं। तो सभी चीजों पर अपन डिस्कशन नहीं करेंगे, इतना चीज को लें तो आपका 10वीं का सिलेबस जो है इसमें कंप्लीट होता है। अब देखते हैं दूसरा समूह जिसमें हमने लिया है रासायनिक पदार्थों के रूप में। तो हम इनको देखेंगे कि ये रासायनिक पदार्थ किस तरीके से हैं, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम खाने का सोडा। आप देखते होंगे जब भी घर में पकोड़े तले जाते हैं तो उनके लिए जो है खाने का सोडा यूज किया जाता है। तो खाने का सोडा, खाने का सोडा, खाने का सोडा। तो खाने का सोडा जो है इसका रासायनिक सूत्र सोडियम NaHCO3, ये इसका रासायनिक सूत्र है। उसके बाद अगर हमारे पास कोई पानी है, उस पानी को अगर हमको कीटाणु रहित करना है तो वहां पर हम विरंजक चूर्ण लगाते हैं। विरंजक चूर्ण जैसे ही मिलाते हैं तो वह पानी स्वच्छ हो जाता है। तो फिर विरंजक चूर्ण, अगला जो रसायन है वह है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। और इस विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र है वह है CaCO Cl2। ओके, इसके बाद हम जब कपड़े गंदे होते हैं तो उसके लिए एक पाउडर यूज करते हैं, कपड़े धोने का सोडा, है ना। कपड़े धोने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा। ये जो कपड़े धोने का सोडा जो है इसका जो रासायनिक सूत्र है वह है Na2CO3 और इसमें जो है 10 अणु पानी के उपस्थित रहते हैं, 10H2O। ये एक कपड़े धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र। फिर हम यूज करते हैं साबुन, नहाने में हम यूज करते हैं साबुन। साबुन जो होता है ये उच्च वसी अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? उच्च वसी अम्ल, उच्च वसी अम्ल। इन उच्च वसी अम्लों का जो सूत्र होता है, एक साबुन का अगर सूत्र हम देखें तो यह होता है C17H35COONA। इसे हम सोडियम स्टीरेट के नाम से जानते हैं, सोडियम स्टीरेट, स्टीरेट। यह जो है साबुन का रासायनिक सूत्र है। ओके, इसी तरीके से बहुत सारे रसायनों का उपयोग जो है हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो तीसरा प्रकार देखते हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे उन रसायनों के बारे में जिसका उपयोग हम भवन निर्माण में करते हैं या फिर किन्हीं उद्योगों में करते हैं। ओके, तो हम यहां पर सबसे पहले बात करें, अगर भवन निर्माण की बात हो तो यहां पर सीमेंट का जिक्र हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि विनिर्माण की इस स्थिति में सीमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है जो कि विज्ञान की ही एक देन है।
तो सबसे पहले भवन निर्माण में उपयोग में आता है सीमेंट। इसके बाद सीमेंट के बाद अगर सीमेंट से घर बन गया तो उसके बाद कांच का भी उपयोग होता है। तो खिड़कियों में लगाने वाला जो कांच होता है, कांच, इस कांच का अगर हम रासायनिक सूत्र की बात करें तो ये होता है Na2O CaO और 6SiO2, ओके, सॉरी, SiO2, Na2O 6CaO एंड 6SiO2, यह जो होता है यह कांच का एक सामान्य सा सूत्र। अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल घरों में जो डिजाइन्स बनाए जाते हैं, है ना, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से, इसका उपयोग करके घरों को और भी सुंदर और आकर्षक बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको पीओपी के नाम से भी जाना जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो है वह होता है CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O। इसके बाद जो सीमेंट होता है, सीमेंट को कठोरता प्रदान करने के लिए उद्योगों में सीमेंट बनाते समय एक पदार्थ मिलाया जाता है जिसे हम जिप्सम कहते हैं। जिप्सम। और इस जिप्सम का जो सूत्र है वह भी प्लास्टर ऑफ पेरिस के जैसा ही होता है, लेकिन यहां पर ये जो हाफ H2O है ना, इसको हेमी कहा जाता है, इसके जगह पे 2H2O यूज होता है। CaSO4 2H2O। इस तरीके से आप देख सकते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम, इन दोनों के सूत्र में जो है बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के अगर पूछे तो वो जिप्सम का सूत्र लिख आते हैं, अगर जिप्सम पूछे तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिख आते हैं। यह मेरे साथ भी ऐसी कई बार हो गया, लेकिन इसको मैंने एक तरीका देखा याद करने का कि पेरिस जाके वह आधा हो गया, है ना। कैसे याद किया मैंने इसको? पेरिस जाके वह आधा हो गया, है ना। इसको हेमी कहते हैं, आधा कहते हैं, 1/2 है, तो ये क्या हो गया, पानी वहां पेरिस जाके आधा हो गया, तो CaSO4 1/2 H2O, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक, क्लियर? एक चीज को याद रखिए, दूसरा चीज आपसे बन जाएगा। ठीक है, दोनों चीजों को याद करोगे तो आपको कंफ्यूज होने की चांस जो है जाता है। और ये पोर्शन जो है आपको मैं बता दूं, आपके सीजी बोर्ड के साथ साथ ये जितने भी कंप्यूटेशन एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन का जोन होता है। यहां से कई बार पूछ चुका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा है, जिप्सम का पूछा है, साबुन का सूत्र पूछा है, खाने के सोडे का सूत्र पूछा है, विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछा है, कपड़े धोने के सोडे का सूत्र पूछा है ना। ये प्रश्न का जोन है, यहां से बहुत सारे प्रश्न जो है बनते हैं। क्लियर? आपके 1 नंबर क्वेश्चंस में तो जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस होते हैं जहां से 1 नंबर मिलना रहता है, यहां से आपको पूछेगा ही। क्लियर? ठीक, तो ये जो है हमारे पूरे आज के पाठ का जो दैनिक जीवन में रसायन है, इस पूरे पाठ का जो है सार है। फिर यहां से हम एक एक करको जो है डील करते जाएंगे, इसका विस्तृत वर्णन करते जाएंगे। ठीक, देखिए दैनिक जीवन में रसायन को हमने 3 तरीके से इसको विभाजित किया, भोजन में, रासायनिक पदार्थ और भवन निर्माण में। भोजन में बात करें तो जीवों को जीवित रहने के लिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ, इसका सूत्र H2O, नमक NaCl और शक्कर C12H22 और O11। इसी तरीके से रासायनिक पदार्थों की बात करें तो खाने का सोडा, विरंजक चूर्ण, कपड़े धोने का सोडा, साबुन। भवन निर्माण की बात करें तो सीमेंट, फिर कांच,
प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, और भी चीजें आती हैं, पर यहाँ पर मैं इतना ही को दर्शा रहा हूं। जब इसका विस्तृत होगा तो उस समय और भी चीजें आएंगी। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं आगे इसका विस्तृतीकरण जल से। ओके, जल से तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं जल। जल मीन्स H2O। अगर हम नॉर्मल सी बात देखें तो यह जल जो है, हमारे पूरे पृथ्वी की बात करें तो यह पृथ्वी में जल की उपस्थिति के कारण ही यहां पर जीवन संभव हो सका है। ओके, तो हर उस ग्रह में जीवन संभव हो सकता है जहां पर पानी हो। ठीक, तो पृथ्वी में पानी की उपस्थिति, जल की उपस्थिति के कारण ही जीवन संभव है। और अब इस पृथ्वी की बात करें तो इस पृथ्वी का जो 3/4 है, 3/4 भाग पर पानी भरा हुआ है। और इसको अगर हम प्रतिशत में देखें तो यह लगभग 71% भाग पृथ्वी का जो है पानी से भरा हुआ है। और ये पानी जो है पृथ्वी में अलग अलग स्रोतों पे से प्राप्त होता है। सागर महासागर, पहला उनको लिख देता हूं मैं, समुद्र, है ना। यह पानी जो है पृथ्वी में समुद्र में पाया जाता है, और यह पाया जाएगा नदियों में, यह पाया जाएगा झीलों से, जितने भी झील हैं उन झीलों में, और बाकी अन्य स्रोत ले लेता हूं। अन्य बाकी स्रोत अगर बच जाते हैं तो उन सभी स्रोतों को मिलाकर हमारे पृथ्वी का जो है 3/4 भाग अर्थात लगभग 71% भाग जो है पानी से ढका हुआ है। इतने 71% भाग के पानी से ढके होने के बावजूद हमारे पास जो पीने योग्य पानी है वह बहुत ही कम है। यह लगभग 1% के आसपास, 1 समथिंग है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो आप लगभग लिख लीजिए 1% के आसपास जो है पानी जो है ये पीने योग्य है। ठीक, इसीलिए कहा जाता है कि पानी को बचा के रखना चाहिए, इसकी बर्बादी नहीं करनी चाहिए। ओके, ठीक। अगर हम इस पानी की बात करें, पीने योग्य पानी की बात, 1% क्या है? पीने योग्य पानी है। कैसा है? पीने योग्य पानी। जीव जंतु मनुष्य इस पानी को पीते हैं। तो मनुष्य अगर इस पानी को पिया तो मनुष्य में लगभग जो है 70% भाग जो होता है मनुष्य के शरीर का, वह पानी से निर्मित होती है ना। 70% भाग जो है पानी पाया जाता है। ओके, अब इस पानी का जो है पृथ्वी में अवस्था देखें। इस पानी का जो है पृथ्वी में अवस्था की बात करें, किसकी बात करें? अवस्था। पानी जो है पृथ्वी में किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है? पानी की, जल की अवस्था, जल की अवस्था। जल की अवस्था की मैं अगर बात करूं तो जल की 3 अवस्थाओं को हम देख सकते हैं। तो पहली जो अवस्था होगी वह ठोस। एक काम करते हैं, हम इसको एक बार मिटा लेते हैं, नए सिरे से अपन लिखेंगे। यहाँ पे छोटा छोटा इधर नहीं जम पाएगा। अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके जो है इसको आप बाद में उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, मैं मिटा देता हूं। आगे देखेंगे कि यह जल जो है इसकी अवस्थाएं कैसी हैं, कौन कौन सी हैं, उनका घनत्व क्या होता है। घनत्व कम ज्यादा होगा तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इन सारी चीजों को जो है हम डिस्कशन करेंगे। जल की अवस्था। जल की अवस्था, जल
की अवस्था। हम जल की अवस्था की बात करें तो यह मुख्यतः 3 अवस्थाओं में हम इसको विभाजित करते हुए पाएंगे। पहली अवस्था जो होगी यह है ठोस। कैसी अवस्था है ये? ठोस। दूसरी अवस्था जो है यह है द्रव। क्या है? द्रव। तीसरी अवस्था जो है सर कुछ हाँ, तीसरी अवस्था जो है वह है गैस। ओके, मैं हटा दे रहा हूं। तीसरी अवस्था जो है वह है गैस। ठोस अवस्था की बात करें जल का, तो जल के ठोस अवस्था में जो रूप आता है वह होता है बर्फ। जल के ठोस अवस्था में बर्फ आता है। और जल का अगर द्रव अवस्था देखें तो वह द्रव अवस्था में जल ही रहता है। फिर अगर जल का गैस अवस्था देखें तो इसका भाप या फिर वाष्प। ये जो है जल की 3 अवस्थाएं हैं। अब अगर ये थी अवस्था, अब अगर बात करें इनके घनत्व की, घनत्व निर्भर करता है उसके आयतन पर और उस आयतन पर उपस्थित अणुओं की संख्या पर। तो जो ठोस जो होता है, ठोस का घनत्व अधिक होता है। ठोस का घनत्व अधिक, ठोस का घनत्व जो होता है अधिक होता है। द्रव का घनत्व जो होता है वह ठोस से कम। द्रव का घनत्व ठोस से कम किंतु गैस से अधिक होती है। और गैस की बात करें तो इसका घनत्व सबसे कम होता है, सबसे कम। यहां क्लियर नहीं हुआ होगा तो आइए अपन देखते हैं ठोस का घनत्व अधिक कैसे होगा। अगर हम एक ठोस की बात करें तो ठोस पदार्थ में जो अणुओं की संरचना होती है, व्यवस्थीकरण होता है, वो बहुत ही पास पास होते हैं। ये एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, इनकी संख्या अधिक होती है, जिसके चलते इनका घनत्व भी जो है अधिक होता है। और इनकी संख्या, अणुओं की संख्या अधिक होने के कारण ही, इनके परमाणुओं की संख्या अधिक होने के कारण ही इस ठोस को एक निश्चित आकार प्राप्त होता है। इसमें एक निश्चित आकार प्राप्त होता है ठोस को, और इसका सीधा सा कारण है इसका घनत्व अधिक होना। ओके, तो इस तरीके से ठोस की बनावट होती है, उनके अणुओं का जो है पास पास होना इसको घनत्व को बढ़ाता है, इसी घनत्व को, और इसको एक निश्चित आकार भी देता है। वहीं हम अगर बात करें द्रव की, अगर हम द्रव की बात करते हैं तो यह द्रव जो होता है, इस द्रव को बनाने वाले जो परमाणु होते हैं ये ठोस की तुलना में अधिक दूर दूर उपस्थित होते हैं और इनकी संख्या भी कम होती है, जिसके चलते इनको एक निश्चित आकार प्राप्त नहीं हो पाता और द्रव जो होता है यह लचीला, मूवेबल होता है ना। इसी कारण इसको जिस भी बर्तन में रखो इसका आकार उस बर्तन के अनुसार जो है बदलता जाता है, इसका घनत्व क्या होता है? कम होता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें गैस की, तो गैस के घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो गैस में जो परमाणुएं हैं वो बहुत ही दूर दूर उपस्थित रहते हैं। इनका एक दूसरे के साथ जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है, वह नहीं के बराबर होता। इनमें अणु पास पास होने के कारण एक दूसरे से आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, इनमें थोड़ा सा कम आकर्षण बल होता है, और इन अणुओं के बीच में तो आकर्षण बल बहुत ही कम, नहीं के बराबर, ये स्वतंत्र रूप से इधर उधर जिगजैग मोशन करते रहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो ठोस है इसका घनत्व अधिक है, जो द्रव है उसका घनत्व कम है, और जो गैस है उसका घनत्व सबसे कम है। तो यहाँ पर घनत्व पढ़ने के पीछे क्या कारण है? घनत्व पढ़ने के पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है कि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बर्फ का घनत्व, पानी के घनत्व, बर्फ जो है ठोस है, इसके बावजूद वह पानी में तैरता है क्यों, है ना, ये प्रश्न आता है।
तो ये जो अवस्थाएं मैं बतला रहा हूं ये उस क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। ओके, अब यहां पर जिस पदार्थ का जो घनत्व अधिक होता है वह कम घनत्व वाले पदार्थ पर जो है डूब जाता है। कुछ समझ में आ रहा है? ये विशेष बात यहां से ये निकल के आएगी, इसको पढ़ने के पीछे का रीजन कि जिस पदार्थ का घनत्व ज्यादा होगा वह कम घनत्व वाले पदार्थ में डूब जाएगा। ओके, अर्थात उस पदार्थ को तैरने के लिए जो पदार्थ है उस पदार्थ को अगर ठोस पदार्थ भी हो अगर उसको तैरना है तो उस पदार्थ का घनत्व उस द्रव के पदार्थ के घनत्व से कम होना चाहिए। ठीक, क्लियर हो रहा है? जिस पदार्थ का घनत्व ज्यादा होगा वह पदार्थ जो है दूसरे पदार्थ में डूब जाएगा। अर्थात तैरने के लिए क्या होना चाहिए? जिस पदार्थ को हमको तैराना है उस पदार्थ का घनत्व कम होना चाहिए। ठीक, यही कारण है कि बर्फ जो है पानी में तैरता है। आप देखेंगे एक बड़ा चीज, इसके अनुसार जो है ठोस का घनत्व तो ज्यादा होता है और बर्फ जो है एक ठोस है। बर्फ क्या है? ठोस है। और बर्फ ठोस है तो इसका घनत्व ज्यादा होना था, पानी द्रव है उसका घनत्व कम होना था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो बर्फ है इस बर्फ का घनत्व जो है 0.9 ग्राम प्रति ml होता है। बर्फ की घनत्व की बात करें तो यह घनत्व जो है बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम प्रति ml होता है, जबकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सर्वाधिक होता है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो है अधिकतम होता है और इस पानी का घनत्व जो है वह होता है 1 ग्राम प्रति ml। तो आप यहां पे देख पाएंगे कि यह पानी का घनत्व ज्यादा है ना? पानी का घनत्व यहां पे ज्यादा है और बर्फ का घनत्व यहां पर कम है। ठीक, बर्फ का घनत्व कम होने के कारण वह जो है पानी पे तैरता है। आप इस तरीके से एक बर्तन ले लेंगे, बर्तन में आप पानी ले लेंगे, कांच की गिलास ही ले लीजिए। इस कांच की गिलास में अगर आप बर्फ के टुकड़े को डालते हो तो वह बर्फ का टुकड़ा पानी के ऊपर में तैरने लगता है। उसका सीधा सा कारण क्या है कि बर्फ का घनत्व जो होता है वह 0.9 ग्राम प्रति ml है, जबकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पानी का सर्वाधिक लगभग 1 ग्राम प्रति ml होता है। इसी घनत्व की कमी के कारण ही बर्फ जो है पानी में तैरता है। ओके, इस तरीके से आप इस उत्तर को जो है डील कर सकते हैं। और एक बात, ये जो बर्फ होता है यह उष्मा का कुचालक होता है। उष्मा का कुचालक, यहां पे लिख देता हूं, बर्फ जो है यह उष्मा का कुचालक है। यह बात आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन यह जो है सत्य है। बर्फ उष्मा का कुचालक होता है, उष्मा का कुचालक होता है। आप लोग देख पाएंगे कि जो ठंडे प्रदेश होते हैं, ठंडे प्रदेशों में शीत के समय बर्फ जम जाता है, झीलें पूरी तरीके से जम जाती हैं। झीलों का ऊपरी सतह जो है बर्फ से पूर्णतः ढक जाता है और निचली सतह में जो है पानी के रूप में ही रहता है और वहां पर मछलियां जीवित रहती हैं। ठीक, और ये कुचालक होने के कारण जो जमीन के बर्फ की परत के नीचे का पानी जो है वह जम नहीं पाता, धीरे धीरे जमता है। ओके, तो इस तरीके से यहां से एक चीज और, अगर पूछे कि बर्फ उष्मा का कुचालक है कि सुचालक, तो आपको याद रहना चाहिए बर्फ जो है उष्मा का कुचालक होता है। और ये चीज को आप ध्यान देंगे भाई, यहां से प्रश्न आ सकता है 1 या 2 नंबर का कि बर्फ जो है पानी में डूबता नहीं है, तैरता है क्यों? इसका आंसर यहां से मिल जाएगा आपको। ओके, तो इन अवस्थाओं को बताने के पीछे कारण यही था। चलिए अब आगे देखेंगे।
स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया होगा आप लोगों ने। चलिए मैं आगे लेकर चलता हूं। यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि जल की अवस्थाएं कैसी होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, और इन अवस्थाओं का घनत्व कैसा होता है। बर्फ पानी होता है, क्यों? बर्फ जो है उष्मा का कुचालक होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं थी यहां से। अब आगे देखते हैं हम जल के प्रकार। हमने जल की अवस्थाओं पर चर्चा किया, अब हम देखेंगे जल के प्रकार। जल को हम दो तरीके से बांटते हैं, वो साबुन के साथ क्रिया के आधार पर। ध्यान से सुनिए, जल को हम दो तरीके से विभाजित करते हैं, उसका साबुन के साथ होने वाली क्रिया के साथ। ठीक, पहले प्रकार को जो आसानी से साबुन के साथ झाग उत्पन्न करता है उसे हम मृदु जल कहते हैं। ध्यान दीजिए, वह जल जो आसानी से साबुन के साथ झाग देता हो उसे हम मृदु जल कहते हैं। जैसे कि तालाब का पानी या तालाब का जल है ना, कुएं से निकलने वाली जल, नदियों का जल। यहाँ पर हम कपड़े धोने भी ले जाते हैं या कपड़े धोते हैं तो यहाँ पर अगर हम साबुन रगड़े कपड़े में तो आसानी से झाग उत्पन्न होता है। और दूसरा प्रकार जो है जिसे हम कठोर जल कहते हैं, कठोर जल जो होता है वह साबुन के साथ झाग नहीं देता। ओके, साबुन को रगड़ेंगे तो साबुन गल जाता है और साबुन के गलने के साथ ही कपड़े में पूरी तरीके से वह और भी गंदा कर देता है कपड़ा को। ठीक, तो ऐसे जल को हम क्या कहते हैं? कठोर जल। आइए देखते हैं जल के प्रकार। जल के प्रकार, जल के प्रकारों की बात करें तो हम इसे कितने भागों में डिवाइड करते हैं? दो भागों में। दो भागों में हम इसे डिवाइड करेंगे। पहला मृदु जल। अच्छा, ये किस आधार पर? इसका आधार क्या है? इस विभाजन का आधार क्या है? इस विभाजन का आधार है साबुन के साथ क्रिया, साबुन के साथ झाग लिख देता हूं, झाग देना, साबुन के साथ झाग देना। इस आधार को मानकर जो है हम इसे मृदु जल और कठोर जल दो तरीके से विभाजित करते हैं। मृदु